अयोध्या में जमीन विवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जमीन सौदे को लेकर सीएम ने जानकारी ली। अयोध्या के अफसरों से मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी ली है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन सौदे का सारा मामला है। इस सौदे के बारे में, इस विवाद के बारे में मुख्यमंत्री ने अयोध्या के अफसरों से बात करके जानकारी ली है, संज्ञान लिया है उन्होंने सारे विवाद का। विवाद रोज बरोज तूल पकड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी। और इसी बीच में मुख्यमंत्री ने इस सारे विवाद का संज्ञान लिया और अयोध्या के अफसरों से बात करके इस सारे प्रकरण की जानकारी ली है, इस जमीन के सौदे की जानकारी ली। अफसरों से बात करके उन्होंने तथ्य जानने की कोशिश की है इस जमीन सौदे के बारे में। सौदा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया। जमीन उसने खरीदी 18.5 करोड़ में अयोध्या रेलवे स्टेशन के रास्ते में प्राइम लोकेशन बताई जा रही है। और अब इस पर विवाद और आगे बढ़ गया है। सिर्फ अभी तक ये था कि कुछ मिनटों में कई करोड़ इस जमीन की कीमत कैसे बढ़ गई, अभी तक तो विवाद इस बात पर था। अब इसे वक्फ की संपत्ति भी बताया जा रहा है और विवाद का हवाला दिया जा रहा है। तो विवाद बढ़ता हुआ और इस बीच में मुख्यमंत्री ने सारे विवाद का संज्ञान लिया है और अयोध्या में अफसरों से बात करके इस सारे प्रकरण के बारे में तथ्यात्मक जानकारी ली। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं नए जमीन प्रकरण मामले में। और इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सड़क पर मौत का स्टंट किया जा रहा है। हम इस स्टंट को मौत का स्टंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जान जोखिम में डालकर कुछ युवक चलती कार से बाहर लटक रहे हैं और वहीं कार की छत पर खड़े भी हो रहे हैं। इस दौरान युवकों के इस स्टंट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एटा के मिरहची इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर रही है। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख मौत को दावत देने वाली ये तस्वीरें लापरवाही और बेपरवाही का आलम बयां कर रही है। यूपी के एटा में चलती कार पर स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 कार में करीब दर्जन भर से ज्यादा लड़के सवार हैं। इनमें से कुछ चलती कार की खिड़की के बाहर निकलकर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लड़के कार की छत पर खड़े होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीडियो में खुलेआम स्टंट कर रहे इन लड़कों को देख ऐसा लग रहा है कि मानो ना तो इन्हें कानून का खौफ है और ना ही मौत का डर। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब स्टंट कर रहे इन लड़कों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। वीडियो की बात हो रही तो आपको बताएं कि गोरखपुर में पुलिस की गुंडई का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर पुलिस वाले ने दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे युवक के लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। कहा यह जा रहा है कि सड़क पर खड़ी स्कूटी के बारे में पूछने पर जब युवक ने राजघाट थाने के पुलिसकर्मी को जानकारी नहीं दी तो पुलिसकर्मी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरन जीप में बैठाकर थाने ले गए और 151 में उसका चालान कर दिया। और यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल पर सभी लाइन में टोल टैक्स कैश में वसूला जा रहा है, जबकि आज से यमुना एक्सप्रेसवे के सभी टोल कैशलेस हो चुके हैं। 15 जून यानी आज से यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल्स पर पुलिस की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी तीनों टोल्स पर कैश वसूला जा रहा है और लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें देख लीजिए आप जेवर टोल प्लाजा की। यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल पर 15 जून से फास्टैग की सुविधा आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी भी यमुना एक्सप्रेसवे के किसी भी टोल पर फास्टैग की सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही है। अभी भी टोल पर कैश में
टोल टैक्स वसूला जा रहा है। यही वजह है कि लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल पे मौजूद हैं, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों से कैश में टोल वसूला जा रहा है। यही वजह है कि कैश लेने में वक्त लगता है और लोगों को लंबी लाइनों में वक्त गुजारना पड़ रहा है, जबकि 5 मिनट के अंदर अंदर टोल क्रॉस कर देना चाहिए। लेकिन लोग आधे आधे घंटे से टोल पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लेकिन क्या वजह है कि फास्टैग की सुविधा लोगों को आज नहीं दी गई है? लोग जाम की समस्या से दो चार हो रहे हैं, जबकि लोगों को जब ये जानकारी मिली थी कि यमुना एक्सप्रेस वे पर भी अब फास्टैग की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी टोल कैशलेस होंगे, लेकिन लोगों को ये जानकारी तो मिली, अधिकारियों ने इस बात की घोषणा तो की, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो कैश में टोल वसूल रहे हैं और लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितनी देर से वो लोग यहाँ पर जाम में खड़े हुए हैं और उनका क्या कहना है। आज से इस टोल पर फास्टैग की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? कैश में लिया जा रहा है। 10 मिनट हो गया हमें खड़े हुए यहाँ पे। और अभी कितना उम्मीद है कितनी देर में आएगा? 10 मिनट और लगेगा, यानी आधा घंटा करीब लगेगा। हाँ, ऑलमोस्ट हमारा 50 किलोमीटर मतलब कवर करते थे आधे घंटे में, वो खराब हो गया। देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये सिस्टम जो लागू है कैश लेने का वो सरासर गलत है। जब प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि आज से फास्टैग यानी कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी, तो फिर उसके बाद कैश में टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। देखा आपने, फास्टैग लागू होना था लेकिन लोगों से कैश लिया जा रहा है। इधर बलिया में गेहूं क्रय केंद्र तय तारीख से पहले ही बंद कर दिया गया और इसको लेकर किसान गुस्से में आ गए और क्रय केंद्र पर ही उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। यही नहीं, किसानों ने एसडीएम को भी बंधक बना लिया। किसानों के मुताबिक वो 20 दिनों से क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर रखे हुए हैं, लेकिन पहले तो क्रय केंद्र के सचिव ने उनसे सोमवार को गेहूं खरीदने की बात कही और बाद में ये कहते हुए मुकर गए कि हमारे पास पहले से गेहूं कम है और इसीलिए आप लोग अपना गेहूं वापस लें। और इसी से किसान गुस्से में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पे रखे हैं, 20 दिन से सो रहे हैं। अभी मेरा सरकारी 14-15 2 दिन पोर्टल खुला है और यहाँ का सचिव फरार है, यहाँ से भाग गया। ये करके लिस्ट बना के कि सोमवार को खरीदारी करेंगे। अब वो कह रहा है कि चाहे आप लोग लेकर के यहाँ से चले जाइए, हम खरीद नहीं करेंगे। हम पहले से खरीद करके रख लिए हैं, घर जा कर के मशीन लेकर पूरा सरकारी अमला घर पे बिठा करके ही हम अपना सिस्टम चलाएंगे। हम क्रय केंद्र पे नहीं आएंगे। तो हम एसडीएम साहब से हम लोग घेराव किए हैं, हम लोग ज़मीन पे लेटे हैं। जब तक हमारी खरीदारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। यहाँ किसानों का टोकन जारी हुआ है और जारी होने के पश्चात किसान अपना गेहूं लेकर आकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ का क्रय केंद्र प्रभारी गेहूं खरीद न करके कहीं बाहर चले गए। मेरे द्वारा पूछने पर उनके द्वारा कहा गया कि कुछ बैकलॉग मेरे पास बचे हैं, लेकिन जब तक वो ऑथेंटिक रूप से ये बता नहीं देते हैं कि बैकलॉग किन परिस्थितियों में है, उनको खरीदना पड़ेगा। यहाँ किसानों की समस्या जायज़ है, उनकी खरीद होनी चाहिए और होगी भी। एसडीएम सदर खुद ही कह रहे हैं कि किसानों की समस्या जायज़ है। इधर मथुरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ की खबर दिखाए जाने के बाद वृंदावन के वृद्ध आश्रम में रह रही उनकी बुजुर्ग मां को लेने उनके बेटे पहुंचे। असल में बीते करीब हफ्ते भर पहले बुजुर्ग मां वृंदावन के एक वृद्ध आश्रम में सहारा मांगने पहुंची थी। इसके बाद वृद्ध आश्रम के सेवक अनिरुद्ध आचार्य ने उन्हें ठिकाना दिया और वो वहां रहने लगे। बाद में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने जब मां से अकेले वृंदावन पहुंचने की वजह जानी तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। लेकिन हमने जब इसकी खबर दिखाई तो बेटों का दिल पसीज गया और हमीरपुर से बेटे वृंदावन पहुंचकर अपनी मां को ले गए। केवल हमारा मन अशांत था, इसलिए हम यहाँ शांति पाने के लिए यहाँ आ गए हैं और हमें किसी से कोई न दिक्कत है। आप जब यहाँ पर आई तो आपके बेटों ने आपसे मना नहीं की? 3 बेटे हैं। अब उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्हें विश्वास नहीं था ना कि चली जाएंगी। उन्हें लगता था कि अम्मा तो ऐसे रोज कहती ही रहती। क्या कहती थी आप अपने बेटे? हम यही कहते थे कि हमारा दिल उठ गया संसार से। अब हमें तो ऐसा लगता कि बांके बिहारी की शरण में चले जाएं और वहीं कुछ दिन अपना जीवन यापन कर लें अपन। ऐसा क्या घटनाएं आपके साथ हुई जिससे आपका मन अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, जिसको आपने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसके बाद भी उनके साथ रहने का मन नहीं करा? मतलब ऐसा था, जब पति चला जाता है तो जीवन बिल्कुल अनाथ हो जाता है।
आई समझ में। फिर बच्चे बहू चाहे नाती चाहे जितना जो भी प्यार करें वो आत्मा में पूर्ण शांति नहीं मिलती ना, इसलिए मन अशांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर है, वहां पर करीब 3 महीने से बंद ताज का दीदार अब आप फिर से कर पाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 16 जून से ताजमहल को फिर से खोल दिया जाएगा और इसके बाद पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। फिलहाल ताजमहल में केवल 100 लोगों के जाने की अनुमति है। साथ साथ ताजमहल के बाहर भी भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी। इसके अलावा सभी पर्यटकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। लगभग 3 महीने की बंदी के बाद चूँकि अब कोरोना महामारी का प्रकोप को कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 16 तारीख से देश भर के सभी स्मारक दर्शकों के लिए खोले जाएंगे। इसमें ताजमहल भी निश्चित रूप से 16 तारीख से खुल रहा है। उसमें जो हमारे SOP है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। पूरे स्मारक परिसर के सैनिटाइजेशन की पूर्णतः व्यवस्था होगी। दिन में 3 बार हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे। किसी भी प्रकार से रेलिंग, सीढ़ियाँ या सरफेस को छूने पर पाबंदी रहेगी। पूरी व्यवस्था टिकटिंग की ऑनलाइन ही रहेगी, अभी फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में जुलाई महीने से रोजाना 10 लाख वैक्सीन लगाने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नर्स, डीएम और सीएमओ को ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड और शहरी निकायों को क्लस्टर बनाकर पहले 3 दिन वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और फिर 2 दिनों तक क्लस्टर वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जून के बाकी बचे दिनों में ही सभी जिलों के 1/3 विकासखंडों में 4 क्लस्टर्स में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत पहले 17 से 19 जून तक जागरूकता और फिर 21 से 22 जून को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन की यही प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। इधर मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ के बिलारी कोतवाली इलाके में रहने वाले एक किसान के परिवार में 3 दबंगों ने घुसकर किसान के हाथ पैर बांध दिए और उसकी पत्नी और 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दबंगों ने महिला के पति के हाथ पैर बांधकर उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप किया। किसान ने जब इसका विरोध करना चाहा तो दबंगों ने उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। फिर वारदात के बाद किसान की पत्नी और बेटी को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। अब पीड़ित परिवार बहुत डरा सहमा हुआ है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात 12 बजे 3 लोग आए, ले हथियार और मुझे जगाया। जगाने के बाद मुझे अंदर ले आए। मेरे अंगूछा मेरी फाड़ के और हाथ पैर बांध दिए साहब। मेरे अंगूछे से मेरे पीछे को हाथ करके बांध दिए, पैर बांध दिए, मुझे डाल दिया नीचे तख्त पे तो पड़ा रहे अब यहाँ, नहीं तो गोली मार देंगे साहब। फिर घरवाली को बुला के लाए बाहर से रही घरवाली भी। कौन लाया था? वही गुंडे के चलते रहा, आदमी बुला रहा है। घरवाली को बुला के घरवाली की बेइज्जती करी साहब। थाना बिलारी के ग्राम देवीपुर नगला में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दिया गया जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्सेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और अब एक अच्छी खबर, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कई समाजसेवी जागरूक कर रहे हैं और इसी कड़ी में मेरठ में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बाबू मोशाय कहते हुए अचानक जूनियर राजेश खन्ना पहुंच गए और लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे बताने लगे। इनका असली नाम पीके नाहर है और यह समाजसेवी है। जब जूनियर राजेश खन्ना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो लोग उन्हें देखते ही रह गए। खुद जूनियर राजेश खन्ना यानी कि पीके नाहर ने वैक्सीन लगवाई और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया। मास्क लगाइए, अपने परिवार की अपनी सुरक्षा कीजिए और वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। एक और अच्छी तस्वीर सहारनपुर से भी आई है। वहां पर नकुट तहसील के एसडीएम हिमांशु नागपाल का एक अनूठा अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए। आईएएस हिमांशु नागपाल ई रिक्शा पर बैठकर
अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। एसडीएम की ऐसी कोशिश की लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। तो आपके लिए आज आखिरी मौका हो सकता है, आज भी अपना वैक्सीनेशन करा लें। इधर सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर फिर मां के जयकारों से गूंजने लगा है। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया गया। मंदिर व्यवस्थापकों की ओर से कोविड-19 नियमों के तहत दर्शन कराए जा रहे। कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर व्यवस्थापकों ने रविवार और शनिवार को मंदिर की विशेष साफ सफाई की और पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया। और वाराणसी में गंगा घाट के दूसरे छोर पर रेत की ड्रेजिंग कर 5 किलोमीटर की नहर योजना पर काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। कहते हैं काशी के कण कण में शंकर का वास है। प्राचीन काल से भले ही लोग यहाँ मोक्ष की तलाश में आते रहे, लेकिन आज की आधुनिक काशी में मौज मस्ती की भी महक है। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है गंगा विस्तार योजना, जिसके तहत गंगा के दूसरे छोर पर 5 किलोमीटर की बनी ये नहर, जो न सिर्फ दरकते हुए घाटों को सुरक्षित करेगी, बल्कि पर्यटन को भी नया आयाम देगी। इरिगेशन विभाग ने एक ये प्रस्ताव बनाया कि गंगा के दूसरी छोर वहाँ से एक ड्रेजिंग करके एक चैनल निकाल के उसी गंगा में आगे जाके मिला दिया जाएगा, जिससे कि गंगा का जो प्रेशर घाट की तरफ इधर साइड है उसमें कमी आ जाएगी। दरअसल वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान के तहत कछुआ सेंचुरी 1987 में बनी, जिसके बाद गंगा के दूसरे छोर पर बालू के टीले बनने लगे। इससे घाटों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। अब इस नहर योजना से गंगा को फैलाव मिलेगा। वैसे भी देखा जाए तो वाराणसी में गंगा आस्था के साथ आकर्षण का भी केंद्र है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।